भारतीय भाषाओं में लिखी पांडुलिपियां मिली हैं कहाँ पे? मध्य एशिया में मिली है। यह कहाँ कब मिली थी? जब कुषाण शासन के विस्तार के फलस्वरूप खरोष्ठी लिपि में लिखी प्राकृतिक भाषा मध्य एशिया में फैली है। यानी कि जो कुषाण काल का विस्तार हो गया था पश्चिमी एशिया तक, तो उसमें क्या होता है कि जो खरोष्ठी लिपि में जो प्राकृतिक भाषा विकसित हुई थी उसमें जो लिखा गया था प्रमाण, वो मध्य एशिया से फैलता है। जो इसका प्रमाण कहाँ मिलता है? तो चौथी सदी, ईसा की चौथी सदी में, यानी 400 ईस्वी में प्राकृतिक अभिलेख और पांडुलिपियां मिली है वहाँ से। लिखित भाषा का प्रयोग किस लिए किया जाता था? तो लिखित भाषा का प्रयोग प्रशासनिक तथा रोज के पत्राचार में तथा बौद्ध धर्म के परीक्षण और प्रचार करने में भी होता था। मध्य एशिया में बौद्ध धर्म की प्रमुखता 7वीं सदी के अंत के आसपास तक रही थी। यानी बौद्ध धर्म की प्रमुखता मध्य एशिया में कब तक बनी रही थी? तो 7वीं सदी के अंत तक बनी रही थी। और ऐसी स्थिति अफगानिस्तान में भी बनी रही थी। और इसका खत्म होने का कारण क्या था? तो इसका खत्म होने का कारण था जो इस्लाम धर्म आ गया था। भारतीय संस्कृति दक्षिण पूर्व एशिया में भी पहुंची, लेकिन बौद्ध धर्म के माध्यम से नहीं। यानी कि भारतीय संस्कृति जो थी वो दक्षिण पूर्व एशिया में पहुंची, लेकिन इसके पहुंचने का कारण बौद्ध धर्म नहीं था। ये जो भारतीय संस्कृति जो थी वो दक्षिण पूर्व एशिया में पहुंची, वो किस माध्यम से पहुंची? तो भारतीय संस्कृति मुख्यतः ब्राह्मणीय धर्म के जरिए पहुंची थी। बर्मा को छोड़कर अन्य देशों ने भारतीय संस्कृति का प्रसार मुख्यतः ब्राह्मणीय धर्म के जरिए हुआ था। ठीक है, यानी कि बर्मा को छोड़ दिया, जब बर्मा में भारतीय संस्कृति का प्रसार नहीं हुआ था। ठीक है, बर्मा के पेंगू और मोलमेन को स्वर्ण भूमि कहलाते हैं। यानी कि स्वर्ण भूमि किसको कहा गया था? तो बर्मा का जो क्षेत्र था पेगू और मोलमेन जो था उसको स्वर्ण भूमि कहा गया था। और स्वर्ण द्वीप किसे कहा गया था? तो स्वर्ण द्वीप इंडोनेशिया के जावा के भाग को स्वर्ण द्वीप कहा गया था। ठीक है, ये स्वर्ण द्वीप और स्वर्ण भूमि क्यों कहा गया था? तो जब भारतीय व्यापारी सोने की खोज में गए थे तो इस स्थान को स्वर्ण द्वीप और स्वर्ण भूमि के नाम से जाना गया था। यानी बर्मा से कौन कौन से व्यापारी संबंध था? तो भड़ौच के व्यापारी थे, वाराणसी के व्यापारी थे और भागलपुर के जो व्यापारी थे वो बर्मा के साथ व्यापार करते थे। बर्मा में किस काल के बौद्ध अवशेष मिलते हैं? तो बर्मा में गुप्त काल के काफ़ी बौद्ध अवशेष मिलते हैं। भारत जो था वह ईसा की पहली सदी में पहली सदी में इंडोनेशिया जावा के साथ प्राचीन के लोग स्वर्णद्वीप कहते थे। प्राचीन भारत के लोग स्वर्णद्वीप कहते थे किसको? इंडोनेशिया के जावा को। और यहाँ पे घनिष्ठ व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। जावा में भारतीय बस्तियाँ सबसे पहले 56 ईस्वी में स्थापित की गई थी। यानी कि जावा में पहली बार भारतीय बस्तियाँ कब स्थापित की गई थी? तो 56 ईस्वी में स्थापित की गई थी। ईसा की दूसरी सदी में यहाँ पर कई छोटे छोटे भारतीय राज्य कायम हो गए थे। यानी कि जावा में छोटे छोटे भारतीय राज्य कब कायम हुए थे? तो दूसरी सदी में कायम हुए थे। और यहाँ पे बस्तियाँ कब स्थापित हुई थी? तो 5वीं सदी में, 56 ईस्वी में यहाँ पे स्थापित हो गई थी। चीनी यात्री जो फाहियान जो था चीनी यात्री, वह 5वीं सदी में जावा गया था। कब गया था? 5वीं सदी में जा गया था और उसने वहाँ पर ब्राह्मण धर्म फैला हुआ देखा। यानी कि जो चीनी यात्री फाहियान था वो कहाँ जाता है? जावा जाता है। कब जाता है? 5वीं सदी में जाता है। और क्या देखता है वहाँ पे जाकर देखता है कि वहाँ पे कौन सा धर्म फैला हुआ है? तो ब्राह्मण धर्म फैला हुआ है। कहाँ पे? जावा में फैला हुआ है। ईस्वी सदी की आरंभिक सदियों में जो पल्लव थे, पल्लवों ने सुमात्रा में अपनी बस्तियाँ स्थापित, यानी कि पल्लवों ने सुमात्रा में अपनी बस्तियाँ कब स्थापित की? तो ईस्वी सदी की आरंभिक सदी में स्थापित की थी। पल्लव जो थे वो कालक्रम से चलते हुए जो उनकी विजय थी वो सभी श्री विजय राज्य के रूप में पढ़ित हुए, जो 5वीं से लेकर 10वीं सदी तक महत्वपूर्ण शक्ति और भारतीय संस्कृति का केंद्र बना रहा। यानी कि जो जावा सुमात्रा था वह पल्लवों ने यहाँ पे अपनी नई बस्तियाँ स्थापित की थी। कब स्थापित की थी? ईस्वी सन में स्थापित की थी। और इनको यहाँ पे भारतीय संस्कृति का केंद्र कब तक बना रहा? तो 5वीं सदी से लेकर 10वीं सदी तक यहाँ पे महत्वपूर्ण शक्ति देखने को मिलती है भारतीय संस्कृति का। जावा और सुमात्रा की भारतीय बस्तियाँ भारतीय संस्कृति के प्रसार का द्वार बन गई। बस्तियों को स्थापित करने का सिलसिला आगे भी जारी रहा। यहाँ पे हिंदू चीन में जो संप्रति वियतनाम, कंबोडिया और लाओस के रूप में बढ़ गया था। हिंद चीन को 3 नामों से जानते हैं। कौन कौन से? वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। इन तीनों को मिलाकर किस नाम से जाना जाता है? हिंद और चीन। क्योंकि हिंद और चीन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे हिंदुस्तान और चीन की परंपरा देखने को मिलती है, इसलिए तीनों को हिंद और चीन कहा गया था सम्मिलित रूप से। किसको? वियतनाम, कंबोडिया और लाओस को। भारतीयों ने कंबोज और चंपा में 2 शक्तिशाली राज्य स्थापित किए थे। ठीक है, कंबोज कहाँ का राज्य था? तो आज का कंबोडिया है। और जो चंपा था वो आज का क्या है? वो आज का उत्तरी वियतनाम की सीमा पट्टी है और दक्षिणी वियतनाम शामिल है।